नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज के अंतर्गत आदिकाल की दो प्रमुख रचनाओं और दो काव्य शैलियों के ऊपर चर्चा करेंगे, जिनमें खुमान रासो और विशलदेव रासो प्रमुख रासो ग्रंथ हैं। और अगर हम शैलियों की बात करें तो डिंगल शैली और पिंगल शैली के बारे में आपने सुना भी होगा, और आज के वीडियो लेक्चर में हमने इसको क्लियर करने का प्रयास किया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो लेक्चर आगामी यूपी टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर और तमाम हिंदी साहित्य से संबंधित प्रवक्ता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, और हम टॉपिक 12 आपके सामने लेकर हाजिर हैं। तो हम इस पूरे वीडियो में इन 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे और समझेंगे। तो चलते हैं, बात करते हैं कि खुमान रासो के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखा हुआ है। खुमान रासो की चर्चा करते हुए आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि संवत 810 और 1000 के बीच में चित्तौड़ के रावल खुमान नाम के 3 राजा हुए। कर्नल टॉड ने इनको एक मानकर इनके युद्धों का विस्तार से वर्णन किया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि खुमान रासो पर सबसे पहले अगर किसी विद्वान ने अध्ययन किया है तो इसमें कर्नल टॉड का नाम आपको ध्यान में रखना है। खासतौर से रासो ग्रंथों को आप देखेंगे तो इसमें टॉड ने काफी काम किया हुआ है। तो खुमान रासो के बारे में ये माना जाता है कि रावल खुमान नाम के 3 राजा हुए और इनका संबंध कहाँ से है? चित्तौड़ से। लेकिन कर्नल टॉड ने इनको 3 न मानकर एक ही माना है और इनके युद्धों का विस्तार से वर्णन किया है। उनके वर्णन का सारांश यह है कि काल भोज यानी बाप्पा के पीछे खुमान गद्दी पर बैठा, जिसका नाम मेवाड़ के इतिहास में प्रसिद्ध है। तो आपको ध्यान में रखना है कि खुमान के पहले गद्दी पर कौन बैठा था? काल भोज। और उसके बाद खुमान गद्दी पर बैठता है और मेवाड़ के इतिहास में उसका नाम प्रमुख है। वैसे जब भी मेवाड़ की बात आती है तो कई राजाओं के नाम आपके मन मस्तिष्क में आ रहे होंगे, लेकिन खुमान को भी आपको उसी एरिया से जोड़कर देखना है। आगे लिखते हैं कि और जिसके समय में बगदाद के खलीफा आल मामू ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की थी। तो ये एक टर्निंग पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है कि खुमान के समय जो बाह्य आक्रमणकारी आल मामू ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, जो कि बगदाद के खलीफा के तौर पर था। खुमान की सहायता के लिए बहुत से राजा आए और चित्तौड़ की रक्षा हो गई। खुमान ने 24 युद्ध किए। ये देखिए, यहाँ पर जो तथ्य आपको ध्यान में रखना है कि 1-2 युद्ध खुमान ने नहीं किया, बल्कि 24 युद्धों में वो भागीदारी किया हुआ था। और विक्रम संवत 869 से 893 तक राज्य किया था। यह समस्त वर्णन दलपत विजय नामक किसी कवि के रचित खुमान रासो के आधार पर लिखा गया जान पड़ता है। तो यहाँ पर खुमान रासो के बारे में पहले चर्चा की गई कि आखिरकार खुमान कौन था, वो किस एरिया का राजा था, किससे किससे इसकी लड़ाई हुई थी। अब बताया गया कि जो भी कहानी ये बताई जा रही है, ये किसी दलपत विजय नामक कवि द्वारा खुमान रासो के आधार पर बताई जा रही है। यानी कि इस पंक्ति में बताया गया कि खुमान रासो के रचयिता कौन है? दलपत विजय। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर आपके पास होंगे तो सवाल पूछा जाता है कि खुमान रासो के रचयिता कौन है? दलपत विजय है। पर इस समय खुमान रासो की जो प्रति प्राप्त है वह अपूर्ण है और उसमें महाराणा प्रताप सिंह तक का वर्णन है। काल भोज से लेकर तीसरे खुमान तक की वंश परंपरा इस प्रकार है। पहले काल भोज है, फिर खुमान है, फिर मत्तट है, फिर इसके बाद भर्तृपट है, ठीक है। फिर इसके बाद खुमान दूसरा, महायक, खुमान तीसरा। तो ऊपर में जिन 3 खुमानों की बात की जा रही थी, आप देख रहे हैं कि वंश परंपरा में ये तीनों खुमान यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। अब ये क्लियर नहीं है कि जिसके आधार पर खुमान रासो लिखा गया है वो किस खुमान के ऊपर है। और अक्सर पहले ही इतिहासकारों ने बताया है कि आदिकाल की रचनाओं की प्रामाणिकता पर संदेह है, संदिग्ध अवस्था में पाई जाती है। एक अनुमान ही लगाया जा सकता है कि इसमें से किसी न किसी खुमान के ऊपर खुमान रासो लिखा गया है। और हमारे लिए जो महत्वपूर्ण चीज है कि खुमान रासो के रचयिता है दलपत विजय। काल भोज का समय विक्रम
संवत 791 से 810 तक, और तीसरे खुमान के उत्तराधिकारी भर्तृपट दूसरे के समय के 2 शिलालेख विक्रम संवत 999 और 1000 के मिले हैं। अतएव इन 190 वर्षों का औसत लगाने पर खुमानों का समय अनुमानतः इस प्रकार ठहराया जा सकता है। तो खास तौर से इसमें खुमानों के ऊपर, यानी जो 3 खुमान आए हैं, अगर उनके समय को हम 2 शिलालेखों के आधार पर निर्धारित करें, तो जो समय आ रहा है कि खुमान पहला जो था विक्रम संवत 810 से 865, खुमान दूसरा विक्रम संवत 870 से 900, और खुमान तीसरा विक्रम संवत 965 से 990। अब हमें खुमान रासो पढ़ते हुए किस तथ्य को ध्यान में रखना है, वो ध्यान में रखिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में 3 खुमानों की चर्चा की है। ठीक है, खुमान रासो दलपत विजय की रचना तो है, लेकिन सवाल पूछा जा सकता है कि कितने खुमानों का जिक्र किया गया है। तो ये छोटा सा तथ्य है, अगर आपको आता रहेगा तो आप आसानी से कर लेंगे, नहीं आएगा तो फिर यही सवाल आपके लिए कठिन हो सकता है। तो इस वीडियो लेक्चर के बहाने कहानी के रूप में आप जहां खुमान रासो के रचनाकार को जानें, वहीं खुमानों की कितनी संख्या है उसको भी आप क्लियर कर लिए होंगे। आगे इसमें आपको ध्यान में रखना है कि खुमान के समय किसने आक्रमण किया था। अलमामू को ध्यान में रखिए। मान लीजिए सवाल पूछ लिया जाता है कि अलमामू का आक्रमण किस ग्रंथ से जुड़ा हुआ है, तो वो खुमान रासो ग्रंथ से जुड़ा हुआ है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। शुक्ल जी लिखते हैं कि अब्बासिया वंश का अलमामू विक्रम 870 से 890 तक खलीफा रहा। इस समय के पूर्व खलीफों के सेनापतियों ने सिंध देश की विजय कर ली थी, और उधर से राजपुताने पर मुसलमानों की चढ़ाइयां होने लगी थी। अतएव यदि किसी खुमान से अलमामू की सेना से लड़ाई हुई होगी, तो उसी के नाम पर खुमान रासों की रचना हुई होगी। यह नहीं कहा जा सकता कि इस समय जो खुमान रासो मिलता है उसमें कितना अंश पुराना है। उसमें महाराणा प्रताप सिंह तक का वर्णन मिलने से यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस रूप में यह ग्रंथ अब मिलता है वह उसे विक्रम संवत की 17वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ होगा। शिव सिंह सरोज के कथनानुसार एक अज्ञात नामा भाट ने खुमान रासो नामक काव्य ग्रंथ लिखा था। अब यहाँ पर देखिए, इतिहासकार शिव सिंह सरोज यानी शिव सिंह सेंगर ने जो भी इतिहास लिखा है उसमें बताया गया कि खुमान रासो दलपत विजय नहीं बल्कि एक अज्ञात नामा भाट ने लिखा है। अब हो सकता है कि वो दलपत विजय ही हो, जिसमें श्री रामचंद्र से लेकर खुमान तक के युद्धों का वर्णन था। यह नहीं कहा जा सकता कि दलपत विजय असली खुमान रासो का रचयिता था अथवा उसके पिछले परिशिष्ट का। तो ये बड़ा कंफ्यूजन है कि आखिरकार खुमान रासो का असली रचयिता कौन है। अनुमान के आधार पर कहा जा सकता है कि दलपत विजय हो सकता है, या तो दलपत विजय खुमान रासो को शुरू से लिखा हो, या फिर अंत में कुछ जोड़कर उसे अपने नाम के से छपवा लिया। ये भी चीजें हो सकती हैं। ये सब क्या है, अनुमानों के आईने में। चूंकि आदिकाल की रचना है तो जाहिर सी बात है कि शुरुआती कालखंड की रचनाएं थोड़ी सी प्रामाणिकता के संदेह के घेरे में रहती हैं। तो हम अगर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर के आधार पर देखें तो ज्यादातर सवाल पूछा जाता है कि खुमान रासो के रचयिता कौन है। बाकी नॉर्मली जो भी आपने जानकारी यहाँ पर रखी वो बस आपके कॉन्सेप्ट को और नॉलेज को थोड़ा सा बढ़ाने वाला था। अगर नए पैटर्न पे कोई सवाल पूछ लिया जाए कि कितने खुमानों की चर्चा की गई है, उस समय आक्रमण कौन किया था, और या मोटे तौर पर इसका अनुमान क्या लगा दिया जा सकता है, तो आप अब कर लेंगे उसको। अब हम बात करते हैं जो दूसरा ग्रंथ है जिसका नाम है भिसल देवरासु। ये थोड़ा अपेक्षाकृत खुमान रासो से महत्वपूर्ण है। अब किस मामले में महत्वपूर्ण है, आगे जब हम देखेंगे तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। विशल देव रासो के बारे में आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि नरपति नाल कवि विग्रह राज चतुर्थ उपनाम विशल देव का समकालीन था। यहाँ पर आप तथ्यों को ध्यान में रखिए। नरपति नाल पहले ही कवि का नाम बता दिया गया है। नरपति नाल कवि विग्रह राज चतुर्थ, जिसका उपनाम क्या है, विशल देव। विशल देव असली नाम नहीं है बल्कि क्या है, उपनाम है। और असली नाम क्या है, विग्रह राज चतुर्थ। इसके पहले की भी वीडियो में हमने चर्चा की थी कि कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि विशल देव का असली नाम क्या था, वास्तविक नाम क्या था। तो उसमें विग्रह राज प्रथम, द्वितीय,
तृतीय ऐसे नाम आ जाते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि चतुर्थ की चर्चा विशल देव के संदर्भ में की गई और विशल देव का समकालीन कवि कौन था? नरपति नाल था। कदाचित यह राज कवि था, यानी कि विशल देव के राज दरबार में रहता था और कविताएं लिखता था। इसने विशल देव रासो नामक एक छोटा सा 100 पृष्ठों का ग्रंथ लिखा है जो वीर गीत के रूप में है। आप चीज को यहाँ पर ध्यान में रखिए कि विशल देव रासो बहुत मोटा ग्रंथ नहीं है पृथ्वीराज रासो की तरह, बल्कि 100 पृष्ठों में लिखा गया। ये भी सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि आजकल जिस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि तथ्य जो भी एक्सपर्ट हैं उनको नहीं मिल रहे हैं, कुछ न कुछ नए तथ्यों को वो खोज डाल रहे हैं। तो हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विशल देव रासो के कितने पृष्ठों की चर्चा की। तो आप यहाँ पर ध्यान में रखिए कि 100 पृष्ठों की चर्चा की है और ये जो ग्रंथ है मुख्य रूप से वीर गीत के रूप में लिखा गया है, यानी कि इसमें गीत शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे पता चलेगा कि कैसे ये गीत के रूप में है। और इस ग्रंथ के निर्माण काल, यानी ये ग्रंथ कब का लिखा गया है उसके बारे में दिया गया है। 1272 मझारी, जैठ बदी नवमी बुधवारी, नाल रसायण आरंभ भई, शारदा टूठी ब्रह्म कुमारी। तो विशल देव रासो ग्रंथ के निर्माण काल के बारे में ये पंक्ति है और ये पंक्ति आप देखेंगे कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। कुछ विद्यार्थी बार बार कमेंट्स कर रहे हैं कि सर आप वीडियो लेक्चर के बाद अभ्यास सेट करा देते तो हम लोग अपना मूल्यांकन कर लेते। तो मैं कोई मशीन नहीं हूँ और कि हर चीज एकदम आपको सेट में दे दूंगा। वक्त है पहले सब्जेक्टिव तौर पर हम चीजों को समझें, फिर ऑब्जेक्टिव तौर पर समझेंगे। मेरा प्रयास ये होता है कि पहले हम आपको चीजें बताएं, इसके बाद आपका मूल्यांकन लें। मुझे ये जानकारी है कि जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं ऑलरेडी इतिहास ग्रंथों का अध्ययन कर लिए हैं और वन लाइनर किताबों को एकदम से याद करके बैठे हुए हैं, बस वो प्रैक्टिस सेट के इंतजार में है। लेकिन पढ़ने पढ़ाने का एक सिस्टम होता है, ढंग होता है, जिससे कि मैं अगर आपको कुछ दूंगा नहीं तो कैसे आपका मैं मूल्यांकन कर लूँ। तो देखिए केवल प्रैक्टिस सेट से ही काम नहीं चलता है। जो चीजें आपको मैं बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए पंक्ति है, ये विशल देव रासो से रिलेटेड है और कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। तो इस चीज को अपने दिमाग में रखिए। ये जो ध्वनि निकल रही है, मेरी वाणी निकल रही है, ये आपके परीक्षा हॉल में गूंजेगी जब क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे और लिखा रहेगा वहां पर कि 12 से 72 मझारी किस ग्रंथ के संदर्भ में है, किस ग्रंथ के निर्माण काल को ये बताता है। तो तुरंत आप चहकते हुए उसका उत्तर देंगे विशल देव रासो, क्योंकि आपने अनुराग हिंदी एकेडमी पर पढ़ा है। तो इस पंक्ति को ध्यान में रखिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं रसायन शब्द का प्रयोग किया गया। इसके पीछे के वीडियो लेक्चर में हमने बताया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है कि रसायन से रासो हो गया था। तो 12 से 72 का स्पष्ट अर्थ है 1212। देखने में लग रहा है कि 1272 होगा, लेकिन यहाँ पर 1212 आ रहा है। 72 शब्द बरहोत्तर, द्वादशोत्तर का रूपांतर है। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखिए कि 72 शब्द का अर्थ क्या है यहाँ पर। यहाँ पर 72 नहीं है बल्कि 12। मान लीजिए यही एग्जाम में आ जाए तो फिर आप क्या करेंगे? आप जब एक एक वाक्य एक एक लाइन अच्छे से पढ़े रहेंगे तभी इसका सही जवाब दे पाएंगे। तो इस तरीके से चीजें क्लियर हो रही होंगी, मुझे पूरा विश्वास है। अतः 12 से 72 का अर्थ द्वादशोत्तर, यानी कि 12 से अर्थात 1212 होगा। तो इस चीज को एकदम से क्लियर कर लीजिए कि 12 से 72 का अर्थ क्या हो रहा है? 1212। गणना करने पर विक्रम संवत 1212 में ज्येष्ठ बदी नवमी को बुधवार ही पड़ता है। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको चेक किया कि क्या ये कितना सही है। तो जब भी विक्रम संवत 1212 की बात की जाती है तो उस दिन जो पद में आया है जेठ बदी और नवमी बुधवार, ये सब सब वो 1212 में दिखाई पड़ते हैं। कवि ने अपने रासों में सर्वत्र वर्तमान काल का ही प्रयोग किया है। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर सवाल पूछा जा सकता है कि विशल देव रासो ग्रंथ में किस काल का ज्यादातर प्रयोग किया है। वैसे तो आप देखते हैं कि 3 काल है, ठीक है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि विशल देव रासो में किस काल का ज्यादा प्रयोग किया गया है? वर्तमान काल का प्रयोग किया गया है। मान लीजिए सवाल आ जाएगा तो बहुत कठिन हो जाएगा, आपको किसी वन लाइनर किताब में ये सभी तथ्य नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए मैं बेस से आपकी तैयारी करा रहा हूँ। आपका आधार मजबूत रहेगा तो मंजिल खुद ब खुद मजबूत होती जाएगी और आप उस लक्ष्य तक पहुंचे जाएंगे।
तो यहाँ पर वर्तमान काल का ही प्रयोग ज्यादातर विशल देव रासो में हुआ है, जिसमें वह विशल देव का समकालीन जान पड़ता है। विग्रह राज चतुर्थ विशल देव का समय भी 1220 के आसपास है। उसके शिलालेख भी संवत 1210 और 1220 के प्राप्त हैं। ठीक है, तो ये तो समय का निर्धारण कर लिया गया कि जो विशल देव रासो का रचयिता है नरपति नाल और विशल देव, ये दोनों क्या है, समकालीन। इसके पहले खुमान रासो के बारे में बड़ा कंफ्यूजन था कि समकालीन है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पर बहुत क्लियर है कि विशल देव और नरपति नाल दोनों एक दूसरे के समकालीन रहे। अब आगे जो बात है वो बड़ी ही महत्वपूर्ण है और ये बात कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है कि विशल देव रासो कितने खंडों में बटा हुआ है। विशल देव रासो में 4 खंड है। यह काव्य लगभग 2000 चरणों में समाप्त हुआ है। तो इस चीज को ध्यान में रखिए कि है तो 100 पृष्ठों में, लेकिन 2000 चरणों में यानी कि छंदों में समाप्त हुआ है। इसकी कथा का सार यूं है, यानी इसकी कथा जो है उसका सारांश किस तरीके से है, जो चारों खंड है उनको आपको ध्यान में रखना है। पहला जो खंड है यहाँ पर आप ध्यान से नोट कर लीजिए, ये विशल देव रासो के बारे में बात कही जा रही है, जो कि 4 खंडों में बटा हुआ है। पहला खंड है मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती से सांभर के विशल देव का विवाह होना। पहला खंड क्या है कि मालवा के भोज परमार की पुत्री कौन है, राजमती है, यानी विशल देव रासो की जो नायिका है वो राजमती है और सांभर के विशल देव का विवाह हुआ है। ठीक है, और दूसरे खंड में क्या है कि विशल देव का राजमती से रूठकर उड़ीसा की ओर प्रस्थान करना तथा वहां 1 वर्ष रहना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रूठने का भी जिक्र किया गया है कि विशल देव राजमती से रूठकर कहाँ चले जाते हैं, उड़ीसा चले जाते हैं और उड़ीसा जाने पर कितने वर्षों तक रहते हैं, 1 वर्ष तक उनका वहां पर वास रहता है। तो ये जो दूसरा खंड आप देख रहे हैं बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुझे याद आता है कि यूपी पीजीटी 2013 के एग्जाम में ये सवाल आया हुआ था कि विशल देव राजमती से रूठकर कहाँ चला गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा में चला गया था। और कितने वर्ष रहा, 1 वर्ष वहां रहा। तो ये तथ्य आपको बहुत ही ध्यान से देखने की जरूरत है, नोट करने की जरूरत है। तीसरा खंड है कि राजमती का वीर वर्णन तथा विशल देव का उड़ीसा से लौटना। तीसरे खंड में है कि राजमती विशल देव के अनुपस्थिति में विरह में है और फिर इसके बाद विशल देव का भी हृदय परिवर्तन होता है और उड़ीसा से क्या करते हैं, वो लौट आते हैं। ये घटना है तीसरे खंड में। चौथे खंड में क्या है कि भोज का अपनी पुत्री को अपने घर लिवा ले जाना तथा विशल देव का वहां जाकर राजमती को फिर चित्तौड़ लाना। यानी आप देख रहे हैं कि कहीं न कहीं नायक नायिका का आपस में प्रेम है, संयोग और वियोग दोनों रसों का यहाँ पर पुट है। यानी देख रहे हैं आप कि श्रृंगार रस की भी प्रधानता इस ग्रंथ में दिखाई पड़ रही है। तो चारों खंडों की कहानी क्या रही है, सार क्या रहा है, वो सारी चीजें आप समझ पा रहे होंगे कि पहले में विवाह होता है, दूसरे में मन मुटाव होता है, ऐसे आप याद कर लीजिए, तीसरे में समझौता होता है, ठीक है, और चौथे में व्यापक स्तर पर समझौता होता है। क्योंकि भोज को पता चल जाता है तो अपनी पुत्री को अपने घर लेके जाते हैं कि यहाँ पर रहने की जरूरत नहीं, चलो अपने मायके में। फिर विशल देव जाता है और जीवन भर साथ में रहने की कसम खाता है, फिर उसको चित्तौड़ लेके आता है। तो ऐसे नॉर्मली लग रहा है कि सामान्य मनुष्यों का जो भी आपस में दाम्पत्य जीवन होता है उसी तरीके से राजमती और विशल देव का भी चित्रण किया गया है, दृश्य दिखाया गया है। तो इन चारों खंडों को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। आगे बात करें तो शुक्ल जी लिखते हैं कि दिए हुए संवत के विचार से कवि अपने नायक का समसामयिक जान पड़ता है। इस चीज को बार बार वो जोर दे रहे हैं कि जो नरपति नाल है वो विशल देव का समसामयिक यानी कि समकालीन प्रतीत होता है, पर वर्णित घटनाएं विचार करने पर विशल देव के बहुत पीछे की लिखी जान पड़ती हैं, जबकि उनके संबंध में कल्पना की गुंजाइश हुई होगी। यह घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णनात्मक है। अब मान लीजिए आपने खूब पढ़ाई की और इस वाक्य को ध्यान में नहीं रखा और यही वाक्य आ गया कि किस ग्रंथ के संदर्भ में यह बात कही गई है कि यह घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णनात्मक है। तो 95% विद्यार्थी यहाँ पर एलबीडब्ल्यू आउट हो सकते हैं, वो गच्चा खा सकते हैं। और जो विद्यार्थी यहाँ पर धैर्य रखकर शांति के साथ लेक्चर्स को सुनते होंगे, अपना मानते हुए देखते होंगे, वो तुरंत बता देंगे कि ये तो बात विशल देव के बारे में कही गई है, विशल देव रासो के बारे में कही गई है।
तो इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, इसको नोट कर लीजिए। ये सारी चीजें हैं जो नोट करने लायक हैं, जो बच्चे पूछते हैं कि सर नोट कैसे बनाएं, यही सारी चीजें नोट करनी है। सवाल पूछा जा सकता है कि यह घटनात्मक काव्य नहीं वर्णनात्मक काव्य है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस ग्रंथ के बारे में ये बात कही हुई है? तो भिसल देव रासु। इसमें दो ही घटनाएं हैं, भिसल देव का विवाह और उनका उड़ीसा जाना। इसके पहले हमने चारों खंडों में बताया अलग अलग चीजें, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो सही मायने में दो ही घटनाएं दिखाई पड़ रही हैं। एक तो विवाह हुआ है और दूसरा उड़ीसा से जाना और आना, फिर इसके बाद चित्तौड़ से जुड़ा। ठीक है, इनमें से पहली बात तो कल्पना प्रसूत प्रतीत होती है। विशल देव से 100 वर्ष पहले ही धार के प्रसिद्ध परमार राजा भोज का देहांत हो चुका था, अतः उनकी कन्या के साथ विशल देव का विवाह किसी पीछे के कवि की कल्पना ही प्रतीत होती है। तो कैसे रासो ग्रंथों में इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई है, उसमें कल्पना का जोड़ दिया गया है, उसका समावेश कर दिया गया है, ये भी चीजें आप यहाँ पर देख रहे होंगे। उस समय मालवा में भोज नाम का कोई राजा नहीं था। विशल देव की एक परमार वंश की रानी थी। यह बात परंपरा से अवश्य प्रसिद्ध चली आती थी, क्योंकि इसका उल्लेख पृथ्वीराज रासों में भी है। इस बात को लेकर पुस्तक में भोज का नाम रखा हुआ जान पड़ता है। अथवा यह हो सकता है कि धार के परमारों की उपाधि ही भोज रही हो और उस आधार पर इन्हीं में से किसी की कन्या के साथ विशल देव का विवाह हुआ। परमार कन्या के संबंध में कई स्थानों पर जो वाक्य आए हैं, उन पर ध्यान देने से यह सिद्धांत पुष्ट होता है कि राजा भोज का नाम कहीं पीछे से न मिलाया गया हो। तो ये इस ग्रंथ की प्रामाणिकता को लेकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल विचार कर रहे हैं कि आखिरकार जो बार बार कहा जा रहा है कि नरपति नाल जो है विशल देव का समकालीन है और राजमती विशल देव के विवाह की बात जो की गई है वो कितना सच है, कितना उस पर संदेह किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जरूर ध्यान में रखिए, ये जो वाक्य है ये कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, हो सकता है कि आपको मेरे अभ्यास सेट में भी देखने को मिल जाए। आगे लिखते हैं कि कुछ उदाहरण दे रहे हैं कि जननी गोरी तू जैसलमेर, गोरड़ी जैसलमेर की। आबू के परमार भी राजपुताने में फैले हुए थे, अतः राजमती का उनमें से किसी सरदार की कन्या होना भी संभव है। पर भोज के अतिरिक्त और भी नाम इस प्रकार जोड़े हुए मिलते हैं, जैसे माघ अचारज कवि कालिदास। जैसा पहले कह आए हैं, अजमेर के चौहान राजा विशल देव के बड़े वीर और प्रतापी थे। विशल देव बड़े वीर और प्रतापी थे और उन्होंने मुसलमानों के विरुद्ध कई चढ़ाइयां की थी और कई प्रदेशों को मुसलमानों में खाली कराया था। दिल्ली और झांसी के प्रदेश इन्हीं ने अपने राज्य में मिलाए थे। इनके वीर चरित्र का बहुत कुछ वर्णन इनके राज कवि सोमदेव चरित ललित विग्रह राज नाटक संस्कृत में है। तो इस तथ्य में आप देख रहे हैं कि एक और ग्रंथ आ गया ललित विग्रह राज, जिसके रचयिता कौन है? सोमदेव है, जिसका कुछ अंश बड़ी बड़ी शिलाओं पर खुदा हुआ मिलता है और राजपुताना म्यूजियम में सुरक्षित है। पर नाल के इस विशल देव रासों में जैसा कि होना चाहिए था, न तो उक्त वीर राजा की ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन है, न उसके शौर्य पराक्रम का। श्रृंगार की दृष्टि से विवाह और रूठ कर विदेश जाने का मनमाना वर्णन है। ये भी आप देख रहे हैं कि पूछा जा सकता है कि श्रृंगार की दृष्टि से विवाह और रूठ कर विदेश जाने का, यानी कि प्रोषित प्रतिका, एक यहाँ पर नायिका का भेद भी किया गया है, का जो भी वर्णन किया गया है वो मनमाने तरीके से ही किया गया है। अतः इस छोटी सी पुस्तक को विशल देव ऐसे वीर का रासो कहना खटकता है और बहुत सारी जगहों पर आप देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को बातें खटकती हैं और ये खटकती हुई बातें आपकी परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि श्रृंगार रस की दृष्टि से विवाह और फिर रूठ कर विदेश जाना मनमाना वर्णन है और ये पुस्तक छोटी सी पुस्तक है, 100 पृष्ठों की है और विशल देव जैसे वीर व्यक्ति को 100 पृष्ठों में समेटना एक तरीके से आप नहीं बात पचती है, खटकती है। आप लोगों को कोई बात खटकती है, हो सकता है कि बहुत सारी चीजें आपके जीवन में ऐसी हुई होंगी जो खटकी होंगी, ठीक है ना? तो ऐसे ही शुक्ल जी को भी खटक रही। पर जब हम देखते हैं कि यह कोई काव्य ग्रंथ नहीं है, केवल गाने के लिए इसे रचा गया था, तो बहुत कुछ समाधान हो जाता है। आप इस रासो ग्रंथ को थोड़ा सा अलग ढंग से देखेंगे। शुक्ल जी
इस पर जोर देकर कह रहे हैं कि ये कोई काव्य ग्रंथ नहीं है, क्या है, केवल गाने के लिए लिखा गया है। और इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था कि विशल देव का आ, लोगों में, सामान्य जनता में काफी प्रभाव था, लोग गाते थे, इसीलिए साहित्यिक भाषा के जगह पर थोड़ा सा उसमें लोक बोलचाल की भाषा का भी समावेश हो गया था। इसके पहले हमने चर्चा की हुई थी इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये कोई काव्य ग्रंथ नहीं है, केवल गाने के दृष्टिकोण से लिखा गया था। तो इसका समाधान हो जाता है कि इसमें थोड़ी बहुत कल्पना हो सकती है। आगे अगर बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल टेस्ट करते हैं, किसके आधार पर, भाषा के आधार पर। लिखते हैं, भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं है, राजस्थानी है। ये देखिए कथन पूछा जा सकता है कि किस ग्रंथ के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, तो तुरंत आपको ध्यान में रखना है विशल देव रासो। भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं, राजस्थानी है। और मुझे याद आता है कि राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, तो उसमें शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विशल देव रासो की भाषा क्या है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसमें राजस्थानी भाषा को मान रहे हैं और उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे सुकई, सुकई छह मतलब सूखता है, पाटन थी मतलब पाटन से, भोज तड़ा मतलब भोज का, खंड खंडरा खंड खंड का। इस ग्रंथ से एक बात का आभास अवश्य मिलता है, और वह यह कि शिष्ट काव्य भाषा में ब्रज और खड़ी बोली के प्राचीन रूप का ही राजस्थान में भी व्यवहार होता था। यहाँ से ध्यान में रखना है कि इस ग्रंथ से इस बात का आभास जरूर मिलता है कि शिष्ट काव्य भाषा में ब्रज और खड़ी बोली के प्राचीन रूप का ही राजस्थान में भी व्यवहार होता था। साहित्य की सामान्य भाषा हिंदी ही थी, जो पिंगल भाषा कहलाती थी। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है, वीडियो के शुरू में ही हमने बताया था कि पिंगल के बारे में भी हम जानेंगे। तो ये पिंगल भाषा का विकास कैसे हो रहा है, शैली का विकास कैसे हो रहा है, यहाँ इसलिए हो रहा है कि एक तरफ तो शिष्ट काव्य भाषा चल रही थी, लेकिन उसी के समानांतर ब्रज और खड़ी बोली के प्राचीन रूप भी राजस्थानी में दिखाई पड़ते थे, जिसके वजह से आप देखेंगे कि दो शैलियों का विकास दिखाई पड़ता है। भाषा तो सामान्य रूप में हिंदी ही थी, जो पिंगल भाषा कहलाती थी। विशल देव रासों में बीच बीच में बराबर इस साहित्यिक भाषा को मिलाने का प्रयत्न दिखाई पड़ता है। भाषा की प्राचीनता पर विचार करने के पहले यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि गाने की चीज होने के कारण इसकी भाषा में समयानुसार बहुत कुछ फेर फार होता आया है, पर लिखित रूप में रक्षित होने के कारण इसका पुराना ढांचा बहुत कुछ बचा हुआ है। उदाहरण के लिए मेलवी मिलाकर, जोड़कर, चितः चित्त में, रणि रण में, प्रापिजयी प्राप्त हो, या किया, ईड़ी विधि मतलब इस विधि द्वारा, ईसऊ ऐसा, बाल हो, बाला का। इसी प्रकार नयर शब्द का नगर, प्रसाऊ का अर्थ प्रसाद, पयोधर आदि प्राकृत शब्द भी हैं जिनका प्रयोग कविता में अपभ्रंश काल से लेकर पीछे तक होता रहा है। और जहां तक पिंगल और डिंगल की बात है, तो पिंगल में आप देखेंगे कि ब्रज भाषा का मिश्रण है, राजस्थानी प्लस ब्रज, और डिंगल में है राजस्थानी प्लस अपभ्रंश। तो इन दोनों चीजों को आप थोड़ा सा क्लियर करके यहाँ पर रख सकते हैं। आगे चीजें और बताई जाएंगी कि इसमें आए हुए कुछ फारसी, अरबी, तुर्की शब्दों की ओर भी ध्यान जाता है, जैसे महल, इनाम, नेजात नेजातान जनो यानी ताजियाना आदि। जैसा कहा जा चुका है, पुस्तक की भाषा में फेर फार अवश्य हुआ है, अतः ये शब्द पीछे से मिले हुए भर हो सकते हैं और कवि द्वारा व्यवहृत भी। कवि के समय से पहले ही पंजाब में मुसलमानों का प्रवेश हो गया था और वे इधर उधर जीविका के लिए फैलने लगे थे, अतः ऐसे साधारण शब्दों का प्रचार कोई आश्चर्य की बात नहीं। विशल देव के सरदारों में ताजुद्दीन मियाँ भी मौजूद है। महल पलाड़ियो ताज दीन, खुरसाड़ा चढ़ियो चालियो गोंड। ये पंक्ति आप ध्यान में रख सकते हैं या फिर समझने के लिए अपने दिमाग में रख सकते हैं कि उपरोक्त विवेचनों के अनुसार यह पुस्तक न तो वस्तु के विचार से और न भाषा के विचार से अपने असली और मूल रूप में कही जा सकती है। लगभग रासो ग्रंथों को लेकर आचार्य शुक्ल के कुछ विचार इसी तरीके से। विशल देव के बारे में भी उन्होंने कहा कि यह पुस्तक, ये मान लीजिए यहाँ से सवाल पूछ लिया जा सकता है कि यह पुस्तक न तो वस्तु के विचार से और न भाषा के विचार से
अपने असली और मूल रूप में कही जा सकती है। किसके बारे में कहा जा रहा है? विशल देव रासो के बारे में कहा जा रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। राय बहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इसे हम्मीर के समय की रचना कहा है। विशल देव रासो को किसके समय की रचना कहा गया? और वो भी गौरीशंकर हीराचंद ओझा द्वारा वो हम्मीर रासो के समय की रचना कहा गया है और इसका उल्लेख राजपुताने का इतिहास की भूमिका में दिखाई पड़ता है। आगे लिखते हैं कि यह नरपति नाल की पोथी का विकृत रूप अवश्य है, जिसके आधार पर हम भाषा और साहित्य संबंधी कई तथ्यों पर पहुंचते हैं। ध्यान देने की पहली बात है राजपुताने की एक भाट का अपनी राजस्थानी हिंदी का मेल करना, जैसे माटी का आखा किया, चंदन काठ का माड़वो, सोना की चोरी, मोती की माल इत्यादि। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि प्रादेशिक बोलियों के साथ साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा भी स्वीकृत हो चुकी थी, जो चारणों में पिंगल भाषा के नाम से पुकारी जाती थी। ये यहाँ पर ध्यान में रखना है। चारणों की जो भाषा है, चारण कवियों की जो भाषा रही है ज्यादातर, उसमें पिंगल भाषा का ज्यादा जिक्र किया गया है और इसका आधार क्या है कि प्रादेशिक बोलियों के साथ साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा भी स्वीकृत हो चुकी थी, जो चारणों में पिंगल भाषा के नाम से पुकारी जाती थी। तो ये पहला तथ्य है और इसके साथ आपको इसी में राजस्थानी को भी जोड़कर रखना है। आगे और क्लियर होगा कि अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वह डिंगल कहलाता था। यह दूसरा तथ्य है जो कि आपको अपने दिमाग में रखना है कि पिंगल क्या है और डिंगल क्या है। पिंगल में प्रादेशिक यानी ब्रज भाषा का समावेश दिखाई पड़ता है राजस्थानी के साथ, और डिंगल में शुद्ध राजस्थानी के साथ अपभ्रंश का योग दिखाई पड़ता है, जो कि साहित्यिक रूप उस समय था। वो डिंगल भाषा या शैली कहलाती थी। हिंदी साहित्य के इतिहास में केवल पिंगल भाषा में लिखे हुए ग्रंथों का ही विचार कर सकते हैं। दूसरी बात जो साहित्य से संबंध रखती है, वीर और श्रृंगार का मेल है। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस किंचित आभास मात्र है। अब यहाँ पर शुरुआत में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया था कि ये वीर गीत पर आधारित ग्रंथ है, लेकिन पूरा उसका मूल्यांकन करने के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह ग्रंथ इस ग्रंथ में श्रृंगार रस की ही प्रधानता है और वीर रस कहीं कहीं दिखाई पड़ता है, किंचित आभास मात्र है। संयोग और वियोग के गीत ही कवि ने गाए और ये भी बताया कि इसमें ज्यादातर जो गीत हैं संयोग और वियोग, और संयोग और वियोग श्रृंगार रस के दो पक्ष हैं, इसको आप जानते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर विशल देव रासो का किस तरीके से मूल्यांकन किया गया और आखिर में उसको कैसा ग्रंथ घोषित किया गया है, वो सारी चीजें आप समझ गए होंगे कि शुरुआत हुई थी वीर गीत से, लेकिन बाद में ये बताया गया कि इसमें श्रृंगार रस की ही प्रधानता है। तो कई बार परीक्षाओं में सवाल पूछा जाता है कि विशल देव रासो में किस रस की प्रधानता है, तो ऐसा लगता है कि आदिकाल की यह रचना होगी तो इसमें वीर रस होगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि इसमें श्रृंगार रस है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा और आपका जो भी 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन होगा वो सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि विशल देव रासो के कुछ पद्य हैं जिनका कि मैं वाचन करूंगा और आप उसको देख सकते हैं, कभी कभार सवाल पूछ लिया जाता है कि पर्णव चाल्यो विशल राय, चौरास्या सौ लिया बुलाए, जान तड़ी साजत करऊं, जिरह रंगावली पहर जियो टोप, हमऊ पैसारे विशल राव, आवी सयल अंतेवरी राव, रूप अपूरब पेशियई, इसी अस्त्री नहीं सयल संसार, अति रंग स्वामी सु मिली जात राति, बेटी राजा भोज की, गर्भ करियो उभो छई सांभरियो राव, मोह सरीखा नहीं उर भुआल, महाघरी सांभर उगई, जिव दिस थाण जैसलमेर, गर्भ न बोलो हो सांभरियो राव, तो सरीखा घड़ा और भुआल, एक उड़ीसा को धड़ी बचन हमारे, तू मान जुमानी, ज्यों थारई सांभर उगही, राजा उड़ घर उगही, हीरा खान, कुंवरी कही सुणी सांभरिया राव, काई स्वामी तू उल्लग गई जाय, कहो हमारे जई सुनऊ, थारई छई 60 अंतेवरी नारी।
तो आप देख रहे हैं कि ये जो पदबंध है उन विद्यार्थियों को ज्यादा समझ में आएगा जो राजस्थान के इलाके से। बहुत सारे ऐसे शब्द इसमें दिखाई पड़ रहे हैं जो कि राजस्थानी शब्द हैं, और बस इसमें आप देखेंगे कहीं कहीं पे ब्रज का मिश्रण है, कहीं 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 पर अपभ्रंश का है। ठीक है ना? तो इसीलिए डिंगल और पिंगल दो काव्य शैलियों का विकास होता है, उनका जन्म होता है। ठीक है? तो आप इस पद के माध्यम से थोड़ा बहुत कुछ समझे होंगे कि आखिरकार विशलदेव रासो की जो कहानी थी, उड़ीसा इत्यादि की बार-बार इसमें चर्चा की जा रही है और संयोग और वियोग की भी बात की जा रही है। आगे है, कड़वा बोल न बोलिस नारी, तुमो मिलहि चित्त विसारी। जीव न जीव वियोगनो, दव का दाधा कुपली मिलहि। जीव का दाधा नु पागुरई, नाल कही सुनि जई सब कोई। आव्यो राजा मास बसंत, यहाँ पर बसंत का भी आपको ध्यान में रखना है। गढ़ माही गुड़ी उछली, जय धन मिलती अंग संभार। मान भंग हो तो बाल हो, ईड़ी परिरहता राज दुआर। तो मान लीजिए आप बीच में लेक्चर को छोड़कर चले गए होंगे कि पदबंध का ठीक से वाचन नहीं हो पा रहा है, तो आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे पदबंध हैं जो कि व्यवहारिक जीवन में कम प्रयुक्त होते हैं। अगर चाहे कोई पढ़ा रहा हो, चाहे कोई पढ़ रहा हो, तो थोड़ा-सा इसमें जो भी वाचन करने में दिक्कत होती है। खड़ी बोली का जिस धड़ल्ले से हम लोग वाचन कर लेते हैं, शायद अपभ्रंश और राजस्थानी मिश्रित पदों का करना थोड़ा कठिन है। लेकिन यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो थी, इसमें बसंत ऋतु की भी चर्चा की गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। सवाल पूछा जा सकता है कि विशल देवरासों में किस ऋतु का वर्णन ज्यादातर किया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने इस वीडियो लेक्चर के बहाने आपके दिमाग में खुमान रासो, विशल देव रासो और टिंगल पिंगल भाषा शैली के बारे में भी चर्चा की है। उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा और आपकी तैयारी लगातार मजबूत होती जा रही है। तो आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।